कि कम से कम 6-8 महीने के बाद ही आपको ओवरऑल वॉल्यूम पुश और इनका बेनिफिट देखने को मिलेगा। हम्म, हम्म। प्रदीप, शुगर स्टॉक्स को देखिएगा, आज रेणुका, धामपुर, अवध, बलरामपुर चीनी में काफी अच्छा एक रैली देखने को मिल रही है। और रैली इस वजह से है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पे नहीं है। उन्होंने अपहेल्ड किया है द रोल आउट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, और इससे जो है आज शुगर कंपनीज में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिलता है। हालांकि एथेनॉल प्राइसिंग एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि एथेनॉल शुगर कंपनीज की प्रोडक्शन तो काफी अच्छी रही है, पर एथेनॉल प्राइसिंग नहीं बढ़ रही है, एंड दे वांट समथिंग कॉन्क्रीट टू कम आउट ऑन एथेनॉल प्राइसिंग। तो ऐसे में कोई शुगर कंपनी जो आपके रडार पे है, जो आपको लगता है कि अच्छी है? ओवरऑल शुगर में एक्चुअली बहुत टाइम से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, अब कंसोलिडेशन ही कर रहा है। आज थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। बलरामपुर चीनी थोड़ा मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के हिसाब से अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि मार्केट कैप भी सही है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के ऊपर। और सेकंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी मुझे अच्छा लगता है। सो ये दोनों काउंटर आप थोड़ा वॉच लिस्ट पे रखिए, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम आना और इमीडिएटली यहाँ पे ऊपर आना, ऐसा कोई सीन मैं टेक्निकल के आधार पे नहीं देख पा रहा हूँ। सो जिनके पास है आप होल्ड कीजिए, बने रहिए। बाकी इमीडिएटली तो यहाँ पे रैली नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा बहुत, अगर जैसे कि अभी बलरामपुर चीनी 577 के आसपास ट्रेड हो रहा है, एक रिसेंटली कंसोलिडेट हो रहा था बहुत टाइम से ही, ऑलमोस्ट 595 598 के आसपास से स्टॉक नीचे आ गया था। तो एटलीस्ट 590 ये जो जोन है इसको क्रॉस करे, और उसके बाद जो है अगर होल्ड करता है 598 600 के आसपास अगर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जो रैली होगा मुझे लगता है कि नेक्स्ट 640 एंड उसके बाद ऑल टाइम भी हाई इसमें पॉसिबल है, लेकिन 600 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फ्रेश बाय इस काउंटर इस सेगमेंट पे मैं अभी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप, क्योंकि ये एक समय की खबर है जो आके फिजल आउट हो जाती है, क्योंकि एथेनॉल स्टोरी बहुत समय से हम प्ले आउट होते हुए सभी शुगर स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइस। हमने करेक्शन भी देखा शुगर स्टॉक्स में। कुछ नया आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइसिंग का, अविनाश सर, प्राइसिंग को लेके एथेनॉल में अगर कुछ आता है तो विल दैट बी अ मोर पॉजिटिव ट्रिगर देन व्हाट वी हैड टुडे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ये भी जो पॉलिसी स्टेटमेंट आया है ना, तो इसमें तो एक बात तो क्लियर है कि एथेनॉल में मुझे लगता है कि मार्जिन्स बढ़ेंगे। ऑब्वियसली प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका बेनिफिट ज्यादा प्लेयर्स को मिलेगा, लेकिन ये जो बेनिफिट है ये तीसरे तिमाही में आपको देखने को मिलेगा। बड़े ओके। प्लेयर जैसे बलरामपुर चीनी है, धामपुर है, और रेणुका है, मुझे लगता है कि देखिए इनके पास काफी बड़ी एथेनॉल कैपेसिटी है, और अभी तो कोई लिमिट नहीं है, गवर्नमेंट ने इनकी लिमिट को रिलीज किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो मार्जिन में फर्क आएगा, बट हाँ, अगर प्राइसेस और बढ़ते हैं एथेनॉल के तो उसमें और मार्जिन होगा। तो एटलीस्ट आज जो आपको रिएक्शन देखने को मिला है ये बेसिकली गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज के कारण है। हमको नंबर्स तीसरे तिमाही में ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्वार्टर में तो कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं। करेक्ट। अविनाश सर, गोल्ड खरीद रहे हैं या सिल्वर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट गोल्ड की तो राइज देखने लायक है। आई थिंक जो कंपनियां गोल्ड फाइनेंस करती है गीतू गीतू, मुझे लगता है वहां पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा एसेट है जो बहुत सेफ भी है, और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का लोन टू वैल्यू भी इंप्रूव होता है। मुझे लगता है कि देखिए, गोल्ड का बढ़ना डेफिनेटली गोल्ड फाइनेंस के लिए अच्छा है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी वाली जो कंपनी है इनके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि उनका मेन रॉ मटेरियल गोल्ड है। तो देखना पड़ेगा इनके मार्जिन्स पे कैसे असर होगा, बट ओवरऑल गोल्ड फाइनेंस इज वेरी नाइसली पोजीशन। मुथूट और मन्नपुरम दोनों स्टॉक्स पे हम काफी पॉजिटिव है। तो प्रदीप, मुथूट और मन्नापुरम दोनों के चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, मुथूट अभी बेसिकली 2723 2721 के आसपास चल रहा है। सो बेसिकली अभी एक बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल यहाँ पे मूवमेंट पे भी आया था। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी काउंटर पे हमने कॉल जनरेट किया है आज से 1-1.5 महीना पहले ही। और तब से स्टॉक भाग भी रहा है ठीक ठाक। और मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, रिसेंटली एक स्विंग लो था ऑलमोस्ट 2520 के आसपास, 2520 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। व्यू 2-5 दिन 10 दिन का नहीं होना चाहिए, व्यू होना चाहिए एटलीस्ट 4 से 5 महीने का। तो व्यू आपको रखना है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक जो अपना ऑल टाइम हाई है 2813 उसके ऊपर जाने वाला है। सेकंड थिंग, स्टॉक का टारगेट 3000 के ऊपर ही मैं देख पा रहा हूँ नेक्स्ट 3 से 4 महीने में। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया? एक बताया मुथूट, एक है मन्नापुरम, मन्नापुरम फाइनेंस। ओके, एक बताया आपने मन्नापुरम फाइनेंस। ओके,
अभी ऑलमोस्ट 281 के आसपास चल रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड टेक्निकली देखा जाए तो डेली, वीकली एंड मंथली तीनों कैंडल पे ब्रेकआउट है। ये काउंटर भी मुझे लगता है कि एक बार बहुत जल्दी, मतलब यहाँ से 20 से 25% अप मूवमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है। ऐसा चार्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, वहाँ पे एंटायर जो सेक्टर है ऐसा जो है एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी मुझे लग रहा है। 325 340 तो इजीली पॉसिबल है। करेंट जोन से 20 से 25% अपसाइड में देख पा रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए, 253.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट 4 से 5 महीने का व्यू रहेगा। अविनाश सर, ऑटो बिक्री के आंकड़े कल आए थे, ठीक ठाक ही थे, एंड दे वर नॉट दैट बैड, एनकरेजिंग ऑल्सो। तो सेल्स के आंकड़ों को देख के आपको क्या लगता है, दम है और ऑटो काउंटर्स में, क्योंकि मोमेंटम तो काफी अच्छा है? नहीं, आई थिंक देखिए, अशोक लेलैंड के नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि ये जीएसटी की कटाई अगर आती है तो प्लेयर लाइक अशोक लेलैंड जो सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल प्लेयर है, इसको काफी बेनिफिट मिलेगा। और मुझे लगता है कि देखिए, नॉर्मली सितंबर टू मार्च का पीरियड कंपनी के लिए काफी अच्छा जी। रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ेगा, प्लस ऑब्वियसली जीएसटी कटने से डिमांड भी बढ़ेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड में डेफिनेटली अगर निवेशक इन्वेस्ट करना चाहे तो वो एक अच्छा विकल्प है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी नंबर्स अच्छे आ गए, लेकिन अशोक लेलैंड आई थिंक जो प्राइस है उसका रिस्क रिवॉर्ड शायद एमएनएम से काफी बेहतर है, एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म। ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियां, टायर्स जहां पे काफी अच्छा रुझान है आज, अपोलो टायर्स करीबन 4% ऊपर कामकाज कर रहा है, एमआरएफ में भी करीबन 3.5% का इजाफा है। दोनों ही स्टॉक्स, प्रदीप, आपके चार्ट पे जेके देखिए, टायर पे देख ऑटो, लीजिएगा। हाँ, ऑटो सेक्टर के बाद टायर पे एक मोमेंटम आ रहा है, और 484 के आसपास अभी चल रहा है अपोलो टायर्स। और जिस तरीके से यहाँ पे रैली हो रहा है, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 498 499 के अराउंड। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, फिर से आपको स्टॉक 550 560 के आसपास आते हुए दिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी एक फोर्थ टाइम टॉप बिल्ड होके रखा है, 550 560 के अराउंड। अगर एक बार 500 क्रॉस करता है, अगेन 50 रुपीज का एक गैप है, तो 50 रुपीज ही टारगेट है। अगर 550 इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, सस्टेन होता है, देन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस है यहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट व्यू रखना चाहिए। एटलीस्ट 7 से 8 महीने का व्यू रहेगा। अविनाश साहब, मेटल स्पेस पे क्या करना है? आज नैल्को 5% ऊपर है, एनएमडीसी में भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, डॉलर इंडेक्स फिसल रहा है। नहीं, आई थिंक देखिए, ये करेंसी का इम्पैक्ट है, और उसीलिए आपको मेटल कंपनीज में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान दिख रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, जो सेकंड हाफ रहेगा ये कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि पहले तिमाही में बहुत रीजनेबली अच्छा परफॉर्मेंस मेटल कंपनीज ने दिखाया है। मुझे लगता है कि अगर होपफुली ग्लोबली मार्केट में चाइना एंटर करता है, प्राइसेस थोड़े से और इंप्रूव होते हैं, तो आपको शायद और थोड़ा पॉजिटिव रुझान दिखाएगा। लेकिन वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं। हमको मेटल स्पेस में टाटा स्टील और वेदांता पसंद है। हमको लग रहा है कि अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो ये थोड़े सेफ बेट्स रह सकते हैं, जहां पे आपका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स को भी देखिएगा प्रदीप, चंबल फर्टिलाइजर, यूपीएल, इनमें कुछ दम लग रहा है? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैम, चंबल फर्टिलाइजर में ऑलरेडी ना हमने कॉल जनरेट करके रखा है। क्लाइंटों के पास हो सकता है, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 560 के आसपास ऑलरेडी है, अभी चल रहा है। बेस अच्छे से बिल्ड हुआ, मैं पॉजिटिव हूं इसमें। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है 571, बहुत जल्दी क्रॉस होने वाला है 571। अगर चंबल फर्टिलाइजर क्रॉस होता है, नेक्स्ट आपको स्टॉक्स में 640 650, उससे पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है चार्ट में। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से आप बाय करके भी जा सकते हो, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है 515 515 के आसपास। एक बार जो है स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सेकंड स्टॉक आपने मैम क्या बताया? यूपीएल। यूपीएल, यूपीएल अभी 711 के आसपास अभी चल रहा है। थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन ओवरऑल अगर लास्ट 1.5 साल 2 साल का चार्ट देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से चल रहा है। इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बिल्ड हुआ है। बेसिकली एक रेसिस्टेंस है 740, इसके ऊपर सस्टेन करने पे मुझे लगता है कि स्टॉक आपको एक बार 785 800 तक आते हुए दिखेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू रहेगा, लेकिन इमीडिएट लेवल पे स्टॉक नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है। अगर दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं चंबल फर्टिलाइजर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, एज वेल एज रेसिस्टेंस चार्ट में ज्यादा नहीं है। और यूपीएल भी चलेंगे, लंबा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन इमीडिएट लेवल पे उतना चार्ट में ब्रेकआउट नहीं है।
और यूपीएल को लेके खबर भी है कि यूके आर्म ने 49% स्टेक जो है थाईलैंड की ग्रो केमिकल में खरीदा है। उसके चलते हुए थोड़ा बहुत दबाव इस स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल जो है ये स्टॉक में काफी अच्छा प्रदर्शन हमको देखने को मिला था। अविनाश सर, अब आईटी स्पेस में क्या करना है, क्योंकि मिली जुली सी खबरें हैं। ये है कि ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं यूएस फेड की तरफ से बढ़ रही हैं, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि यूएस की तबीयत ठीक नहीं है, आने वाले 6 महीने 8 महीने में रिसेशन जो है वो आ सकता है। तो इस मिक्स खबरों के बीच में आईटी स्पेस में काफी अच्छा एक रुझान हमको मोमेंटम वापस लौटता दिखा है, पर क्या सस्टेनेबल है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म जो कंपनियां बड़ी कंपनीज है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज ऑलरेडी अच्छी ऑर्डर बुक पे बैठी है। अगर करेंसी इनके फेवर में काम करता है तो थोड़ा बहुत करेंसी का बेनिफिट इनको मिलेगा। बट जो छोटी कंपनियां है वहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, जैसे परसिस्टेंट हो गया, केपीआईटी हो गया, मास्टेक हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है पोस्ट सितंबर आई थिंक वी विल हैव बेटर क्लैरिटी, क्योंकि अभी तो मामला बहुत अनसर्टन है। आईटी को तो अभी तक कोई टैरिफ अनाउंस किया नहीं गया है, फार्मा को भी छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को कंफर्मेशन सितंबर के बाद मिलेगा कि वेदर आईटी आल्सो टैरिफ के अंडर आएगा। लग तो नहीं रहा है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा पॉसिबली एक प्रॉब्लम आ सकता है। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर किसी को कॉन्ट्रा बेट लेना है तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इसमें थोड़ा थोड़ा एसआईपी करे, क्योंकि जब पॉजिटिविटी वापस आएगी यूएस मार्केट से तो आई थिंक री रेटिंग भी बहुत जल्दी इन स्टॉक्स में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपने कहा कि फार्मा तो अभी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अभी कुछ खबरें सुनने को मिली है एक्स के जरिए ही, किंतु 200% जो है वो टैरिफ इंपोर्टेड ड्रग्स पे लगा सकते हैं ट्रम्प साहब। तो इसके चलते हुए आज फार्मा स्पेस में थोड़ा बहुत दबाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनिंदा शेयर हरे निशान में भी कामकाज कर रहे हैं। सो प्रदीप, आपके रडार पे कौन से शेयर है, कौन से शेयर आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी तो निफ्टी अपने आप को 24,700 के ऊपर ही होल्ड करते हैं। देखिए, एक स्टॉक है, आई थिंक मैंने डिस्कशन किया कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, गोदावरी पावर। सो GPIL, गोदावरी पावर मुझे अच्छा लगता है। और जिस तरीके से अभी गोदावरी पावर ट्रेड हो रहा है 243 242 के आसपास, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने का अगर किसी का भी व्यू है तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 225 के आसपास, 225 के आसपास एक स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट इसमें होना चाहिए 285, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 340 तक जाना चाहिए। और ये जो कॉल है बेसिकली हमने बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे भी डिस्कशन किया, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे क्लाइंटों के साथ भी हमने शेयर किया है। इन्वेस्टमेंट पिक है, ट्रेडिंग पिक नहीं है। तो 340 टारगेट के लिए आप करेंट जोन से बाई करके जाइए, 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक अपडेट देना चाहूंगा, आपके शो में मैंने आज से 1 महीना पहले स्टार सीमेंट को लेकर डिस्कशन किया था। स्टार सीमेंट उस टाइम पे चल रहा था 230, तो मेरा पहला टारगेट था ऑलमोस्ट 295 के अराउंड, एंड सेकंड टारगेट था मेरा 340। तो ऑलमोस्ट 230 से स्टॉक 300 के आसपास, आज 52 एक लाइफ टाइम हाई भी लगाया 308 के आसपास। तो पहला टारगेट तो अचीव, बहुत लंबा टारगेट था ये। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 340, वो भी नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम, कमिंग सून। अविनाश सर, आपने कोई ऐसा कोई स्टॉक या ऐसे कोई सेक्टर जिसपे आपने इनिशिएट किया हो? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हमको अभी भी लार्ज कैप पसंद है। डिफेंस में हमको अभी भी लग रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही अच्छा कंपाउंडर स्टॉक साबित हो सकता है। आज तो ये भी पढ़ रहा था कि इनको करीबन 650 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी मिला है। तो विजिबिलिटी 1.5-2 साल के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए अगर अगले 6-12 महीने की बात करें तो 425-430 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। और होटल सेक्टर में हम अभी भी कहेंगे कि देखिए इंडियन होटल्स कंसोलिडेट हो रहा है 750-760 के रेंज में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है हॉस्पिटैलिटी में। इस साल करीबन 24-2500 करोड़ का मुनाफा आने की उम्मीद है, और क्लियरली रूम का क्रंच ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो यहाँ से अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से अगर 12-15 महीने का व्यू कोई रखता है तो करीबन 850-875 का एक टारगेट प्राइस बनेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट्स में भी तो हम प्रेफर करेंगे कि आप थोड़ा सेफ्टी ऑफ कैपिटल की तरफ जाए, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। अच्छा, एक अविनाश सर, जाते जाते ये बता दीजिए, जीएसटी से जो उम्मीदें हैं, सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन सा सेक्टर हो सकता है? मैं स्टॉक नहीं पूछूंगी, पर सेक्टर कौन सा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एफएमसीजी सेक्टर बड़ा होगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। और ये सेक्टर को अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बेनिफिट मिलती है तो काफी अच्छी तरह से ग्रोथ आएगा। और रूरल डिमांड भी पिकअप हो रहा है, बारिश भी अच्छी है, रेट कट्स हो चुके हैं, और उसके ऊपर अगर जीएसटी मान के चलिए 12 से 5 होता है, या
18 से 5 होता है, तो ये एफएमसीजी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मास मार्केट काफी बड़ा है। तो